वीडियो में ईवीएस स्टार्ट की थी सीटेट पेपर 1 के लिए। तो हम क्या 4th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे नाम लिखे देख सकते हैं, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़। तो हम सबको वलसाड़ और गांधीधाम तो चलो हो सकता है हमने पहली बार सुना हो, मगर अहमदाबाद तो सुना सुना सा नाम है। हमें पता है कि अहमदाबाद कहाँ पे आते हैं, गुजरात में। तो वहाँ पे वलसाड़ और गांधीधाम भी क्या है, गुजरात में ही आते हैं। गुजरात की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो होती है गांधीनगर। अब हम बात करें कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ पे आता है, केरल में, और केरल की राजधानी क्या होती है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसके बाद अगर हम मडगांव की बात करें तो ये आता है गोवा में, और गोवा की राजधानी क्या होती है, पणजी। अगर हम बात करें केरल से गोवा, अगर हम ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो हमें रास्ते में 92 सुरंगें मिलती हैं और 2000 पुल दिखाई देते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें वलियम्मा, मौसी को कहते हैं, अमूमा नानी को कहते हैं, मगर किस में, मतलब मौसी नानी तो हमें पता है हिंदी भाषा में कहते हैं, मगर वलियम्मा और अमूमा ये कौन सी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज होती है मलयालम। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है केरल में। तो हम देख सकते हैं कि केरल में जो मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम में वलियम्मा मौसी को कहते हैं और अमूमा नानी को कहते हैं। अब हमें पता है बल्लम तो वहां पे केरल में चलाई जाती थी, हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि छोटी सी लकड़ी की नाव होती है जिसको बल्लम कहते हैं। अब ऐसी फेरी जो होती है ये भी क्या है कि केरल में ही चलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें से फेरी और बल्लम बहुत फेमस है। तो अब हम बात करेंगे बाल विवाह कानून की। तो बाल विवाह कानून को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बाल विवाह क्या था। बाल विवाह नाम से पता चला, बालकों का विवाह। जो छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी तो उसको कहते थे बाल विवाह। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये कुरीति हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। सभी लोग छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते थे, जो कि बहुत ज्यादा बेकार था, क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में बहुत बेकार प्रभाव पड़ता था। तो हम बात करें बाल विवाह कानून की, तो सबसे पहले जो बाल विवाह कानून आया था वो आया था 1929 में। इसमें क्या था कि बच्चों की एक एज निर्धारित कर दी गई थी कि इससे कम तो भाई बच्चों की शादी नहीं करनी। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, लड़कियों की जो उम्र है वो निर्धारित कर दी गई थी 14 साल और लड़कों की कर दी गई थी 18 साल। मगर बाद में देखा गया था ये उम्र भी कम है, तो फिर एक संशोधन किया गया और 1978 में बाल विवाह कानून दोबारा आया, जिसके थ्रू जो लड़कों की उम्र है, लड़कियों की उम्र है वो कर दी गई थी 18 साल और लड़कों की उम्र कर दी गई थी 21 साल। तो हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। आप में से कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल थी जिन्हें ओलंपिक्स में मेडल मिला था। 2000 की बात है जब इन्हें ओलंपिक्स में मेडल मिला था। ओके, तो कर्णम मल्लेश्वरी बेसिकली क्या थी, ये वेट लिफ्टर थी, क्योंकि अब इन्होंने वेट लिफ्टिंग छोड़ दी है। वेट लिफ्टर थी, ये क्या है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ये एक बार में 130 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठा सकती हैं। इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल से भी ज्यादा मेडल जीते हैं। और अब आपकी एनसीईआरटी में 4th क्लास की एनसीईआरटी में अभी भी 29 मेडल ही लिखा हुआ है। ओके, तो अभी हमने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात की थी, वो एक वेट लिफ्टर थी। ऐसी ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों बहनें हैं और ये कबड्डी खेलती है और कबड्डी सिखाती भी है। ये क्या है, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ओके, ठीक है, कबड्डी खेलते हैं, जैसे हमें पता ही है कि कबड्डी, तो हमें पता है कैसे खेलते हैं। कबड्डी के और भी अनेक नाम होते हैं, जैसे हुतुतु, हाडुडू, चेड़ू गुडू, घू किटकिट, ऐसे अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। ओके, अगर हम बात करें फूलों की घाटी की, तो फूलों की घाटी कहाँ है, ये क्या है, उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी पाई जाती है। इस बेसिकली क्या है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है उनके बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारे फूल ही फूल खिले रहते हैं, तो उसको फूलों की घाटी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मधुबनी चित्रकला की, तो आपने मधुबनी का नाम सुना होगा। एक बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। तो जो मधुबनी जिला है उसी के नाम पे ये मधुबनी चित्रकला का नाम पड़ा है। मधुबनी चित्रकला में बेसिकली क्या होता है कि मतलब चित्र बनाए जाते हैं, इसमें पेड़ों के, नदियों के, जानवरों के, इंसानों के, सबके चित्र इंक्लूड होते हैं। ओके, इसमें क्या ऐसी खास बात यह है कि जो इसके जो चित्र है वो चावल, पिसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग मिला के, जो नेचुरल जैसे फूलों से रंग बना लिए गए, हल्दी के या फिर ऐसे रंगों को मिलाकर चित्र जो है बनाए जाते हैं। ओके, ये बिहार की है, हम यहाँ लिख देते हैं बिहार। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कचनार के फूल की, तो हमने 3rd क्लास में पढ़ा था कि कचनार के फूल का है, यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केलों के फूलों की सब्जी क्या है, केरल में बनाई जाती है। और सहजन के फूलों के पकौड़े, अभी हमने फूलों के प्रयोग देखे, देखो फूलों की घाटी, फिर मतलब कि फूलों के हम रंग वगैरह भी बना रहे हैं, चित्र में प्रयोग कर रहे हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े ये कहाँ बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद हम फूलों से भी दवाइयाँ बनाते हैं, इत्र बनाते हैं और रंग भी बनाते हैं। रंग का प्रयोग हम चित्रकला वगैरह जिस चीजों में कर लेते हैं, कपड़ों पे चढ़ाने के लिए भी कर लेते हैं, प्राकृतिक रंगों का यूज। उसके बाद अगर हम इत्र की बात करें, इत्र जो है जो फूलों से बनाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण इसका एक आता सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कन्नौज। कन्नौज जिला जो कि यूपी का है,
यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है इत्र बनाए जाते हैं कन्नौज जिले में। ये इत्रों के लिए ही फेमस है कन्नौज जिला। आपके सीटेट पेपर 1 में पूछ लेते हैं कि कन्नौज जिला किस लिए फेमस है, या सबसे ज्यादा जो इत्र है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं आपसे मधुबनी है वो कहाँ की पेंटिंग है। ओके, और ये भी पूछ लेते हैं कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। ओके, तो जैसे अभी हमने फूलों के बारे में जाना कि फूलों का किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, फूलों के क्या क्या यूजेस होते हैं, और फूल जैसे कि भाई फूलों की घाटी किसे कहा जाता है उत्तराखंड को, तो ऐसे क्या फूलों के और भी प्रयोग है जैसे केवड़ा, गुलाब जल और इत्र। तो हमने अभी पढ़ा था कि कन्नौज जिला जो बहुत फेमस है इत्र बनाने के लिए, तो जो केवड़ा और गुलाब जल है ये भी क्या है फूलों की मदद से ही बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें डेरा गाजी खान, तो डेरा गाजी खान कहाँ का स्थानीय पाकिस्तान की एक जगह का नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें सोहना, तो सोहना क्या है हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सोहना। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें अगर हमें दिल्ली से सोहना जाना हो, दिल्ली से अगर हमें सोहना जाना हो तो हमें बीच में गुरुग्राम को क्रॉस करना पड़ता है। गुरुग्राम मतलब कि बीच में पड़ता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी जो सोहना गांव है मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी तो यहाँ पे बुआ जी भी रहती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें खूंटी, कुरिंगे और इल्लिगे, तो ये क्या है कर्नाटक में बोले जाने वाले औजारों के नाम। जैसे खूंटी क्या है, ये खुरपी को कहते हैं, और कुरिंगे जो है ये हल को कहते हैं, और जो ये इल्ली क्या है ये प्याज के पौधों को अलग करने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाला औजार होता है उसको इल्ली की कहते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें खरपतवार की, तो सबको पता होगा खरपतवार क्या होते हैं। ये वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, और इन्हें क्या है बीज मतलब कि जो हमारी फसल है उसमें से निकालना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये फसल के साथ उगते रहते हैं तो ये सारा क्या जो भी पोषक तत्व होते हैं वो खुद ले लेते हैं, और जो है जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो काफी खराब भी हो जाती है और काफी हमें नुकसान भी होता है। इसलिए हमें खरपतवार को निकालना होता है कि अपने आप उग जाते हैं, और सारे जो भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन जो हमने खाद बाद उसमें डाली थी सब खुद ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारी जो मेन फसल होती है उसको हम जानेंगे कि कैसे पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं। हम सबको पता है कि जो पक्षी घोंसला रहने के लिए नहीं बनाते, वो सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। जैसे उन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो उस घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें घास का घोंसला, पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई, मतलब इन सब चीजों का प्रयोग करके कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। जैसे हमने देखा कि ये सारी क्या नरम नरम सी चीजें हैं। ये जो घोंसला बनाता है उस पक्षी का नाम है कलचिड़ी, इसको हम कह देते हैं कलचिड़ी, या फिर इसका नाम आता है आपके जो सीटेड पेपर 1 में इंडियन रोबिन। ये क्या है कि नरम नरम चीजों से जो है ये अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद लोहे की तार और लकड़ी, देखो ये तो कितनी नरम चीजों से घोंसला बना रहा था, और अब क्या गया लोहे की तार। ये कौन बनाता होगा लोहे की तार और लकड़ी से? ये बनाता है कौआ। कौआ क्या है अपना घोंसला, एक तो सबसे ऊंचा जो घोंसला होता है वो कौआ का ही होता है, सबसे ऊंचा बनाता है, ऊपर से लोहे की तार और लकड़ी से बनाता है। फिर कौए के घोंसले का ही प्रयोग, मतलब कि एक ऐसा बहुत चालाक पक्षी वो क्या करता है कि अपना खुद को घोंसला नहीं बनाता, वो क्या करता है कौए के घोंसले में जाके अंडे दे देता है, और जो कौआ बेचारा वो क्या करता है उसी अंडे को भी सेता है। तो ये जो चालाक पक्षी है वो है जो सबसे मीठा गाती है। कौन है? कोयल। ये क्या है बहुत मीठा गाती है और बहुत ही चालाकी से कोए के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। उसके बाद अगर हम बात करें कैक्टस, कैक्टस देखो ऐसा पौधा है दिखने में, राजस्थान में उगता है, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। ओके, और मेहंदी की मेंट, ये क्या होता है? ये कौन सा पक्षी है? ये है फक्ता। फक्ता क्या करता है? ये क्या कैक्टस पे अपना घोंसला बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये फक्ता और इंडियन रोबिन के बारे में। ओके, उसके बाद हम बात करें घरों के कोने में, घरों के कोने में बनाती है गौरैया अपना घोंसला। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पुराने मकान या खंडरों, पुराने मकान या खंडरों में बनाते हैं कबूतर अपना घर। कबूतर क्या अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद करें पेड़ के तने में छेद करके, आपने देखा होगा एक पक्षी जो है ऐसे पेड़ में टक टुक 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 करके पूरा उसको खोदता है और उसके बीच में जो है अपना घोंसला बना देता है। इसको कटफोड़वा हम बेसिकली कह देते हैं, इसका नाम होता है कटफोड़वा। ये क्या करता है पेड़ में अपनी चोंच से छेद कर करके उसको खोद देता है पेड़ के तने को, और अपना क्या है कि घोंसला उसमें बनाता है। पत्तों को सीकर, एक पक्षी होता है जिसकी चोंच बहुत नुकीली होती है, वो क्या करता है, ये देखो ये वाला पक्षी, ये क्या करता है अपनी चोंच, इसकी इतनी नुकीली चोंच होती है वो पत्तियों को सी कर, मतलब अपनी चोंच के थ्रू अपनी पत्तियों को सी कर वो क्या है अपना घोंसला बनाता है, जो कि थैली जैसा कुछ दिखता है। तो इस पक्षी का नाम होता है दर्जन चिड़िया। बात करेंगे कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। लटकता हुआ
घोंसला मतलब कि बहुत ऊंचाई पे बनाता है, ये भी मतलब खजूर वजूर के पेड़ों पे। तो ये लटकता वो घोंसला बनाता है शक्करखोरा नाम का पक्षी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें वीवर पक्षी की, तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो मेल पक्षी होते हैं, जो मेल वीवर होते हैं, जो नर वीवर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। और जो मादा वीवर होती है वो देखती है कि उन्हें कौन सा घोंसला पसंद आता है, उन्हें जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें जाके वो अंडे देती है। ओके, मतलब अपने मन से पसंद करती है मादा जो पक्षियां होती है उसमें वीवर। उसके बाद अगर हम बात करें जानवर के दांतों की, दांत तो सबके होते हैं। अगर हम बात करें गाय के दांत की, तो जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो क्या होते हैं कि थोड़े से छोटे होते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं। आगे के दांत घास को काटने के काम आते हैं और पीछे के जो चबाने के काम आते हैं। अगर हम बिल्ली के दांत की बात करें तो बिल्ली के दांत होते हैं नुकीले, क्योंकि मांस को फाड़ने के काम आते हैं। उसके बाद अगर हम सांप के दांतों की बात करें तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। और सांप की एक खास बात ये है कि ये अपने जो भी शिकार होता है उसको क्या है, चबाता नहीं, मतलब कि ऐसे चबाता या खाता नहीं है, वो क्या है डायरेक्ट निगल जाता है। और जो इसके दांत होते हैं ना वो कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे मतलब थोड़े से ऐसे पोपलेट, मतलब ऐसे छेद वाले, जिससे कि जो जहर है वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गिलहरी की, तो गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो कुतरते हैं ना किसी चीज को, तो उनसे उसके दांत जो है घिसते रहते हैं साथ साथ में। ओके, यही था हमारे जानवरों के दांतों के बारे में। हम चूहों की बात करें तो चूहों की क्या होती है, देखने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत कम होती है, मगर जो उनकी सूंघने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। आज के लिए इतना ही, जो हम नेक्स्ट है वो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।